हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मतलब पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं उसको भी, और उसको पहले देख ही लीजिए। और क्योंकि हम लोग क्रम से आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, और इसके बाद जैसे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई भारत में, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर, ये सब हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं जो अखिल भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, यानी भारत पर पहला जो तुर्क आक्रमण किस तरीके से हुआ। तो और इसके अंतर्गत महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये सब देखेंगे हम लोग। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। तो भारत पर तुर्क आक्रमण, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। सामान्य राज्य के प्रांतीय शासकों में अलप्तगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। तो गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? सामान्य राज्य के प्रांतीय शासकों में अलप्तगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। 986 ईस्वी में अलप्तगीन के जो दामाद थे तथा उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। तो ये जयपाल को पराजित किसने किया था? सुबुक्तगीन ने। और ये सुबुक्तगीन कौन था? ये अलप्तगीन के दामाद थे, और उसके उत्तराधिकारी भी यही थे, सुबुक्तगीन। ये 986 में। फिर यानी कि वहाँ से ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हम बता रहे हैं, तो इस तरीके से हुई थी, यानी इन्होंने जयपाल को पराजित किया। तो आगे देखते हैं महमूद गजनवी 998 ईस्वी में। ये 986 की बात हो रही। 998 ईस्वी में क्या हुआ था कि महमूद गजनवी जो है गजनी वंश का, महमूद गजनवी जो है गजनी का शासक बना। महमूद ने स्वयं को प्राचीन दंत कथा में चर्चित बादशाह अफरासियाब के वंशज होने का दावा किया। तो ये बात याद रखिए, जो है 998 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गजनी का शासक बना है, और महमूद ने स्वयं को प्राचीन दंत कथा में चर्चित बादशाह अफरासियाब के वंशज होने का दावा किया। तो विजय अभियान क्या है? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये तो काफ़ी बात चर्चित रही है कि 17 बार उसने आक्रमण किया था भारत पर, और पंजाब पर आधिपत्य जमाकर उसने नागरकोट तथा थानेश्वर पर आक्रमण किया। तो पहले पंजाब पर आधिपत्य जमाया, उसके बाद नागरकोट, फिर थानेश्वर पर आक्रमण किया। तो इनका कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, मैं वो भी एक लिस्ट दे दूँगी इसमें, इसी वीडियो में लास्ट में, वो आप देख लीजिएगा विजय अभियान की, क्योंकि ये पूछ लिया जाता कौन सा विजय अभियान किस क्रम में रहा। तो इस तरीके से किस पर पहले किस पर बाद में। तो पंजाब पर आधिपत्य किया, नागरकोट, फिर थानेश्वर, और 1028 में कन्नौज पर, और 1025 में गुजरात पर आक्रमण किया गया। उसने अपने साम्राज्य में इन क्षेत्रों को मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। ये बात देखिए आप, उसने अपने साम्राज्य में इन क्षेत्रों को मिलाने का प्रयास नहीं किया। सोमनाथ मंदिर की लूट भारत में पंजाब के बाहर उसका अंतिम अभियान था। तो उसका अंतिम अभियान कौन सा था? सोमनाथ मंदिर की लूट। तो ये पंजाब के बाहर उसका अंतिम अभियान था। और जो 1030 ईस्वी में गजनी में महमूद की मृत्यु हो गई, और महमूद के बाद सेल्जुक आए, जिसके साम्राज्य में सीरिया, ईरान, मावरा और नहार शामिल थे। इस साम्राज्य ने खुरासान पर आधिपत्य के लिए गजनबियों से संघर्ष किया। तो एक प्रसिद्ध युद्ध में महमूद का पुत्र मसूद पराजित हुआ, और उसने समारोह में शरण ली। तो इसको ध्यान से सुनते रहिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। महमूद के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। तो शासक पूछ लेते हैं कि गुजरात आक्रमण के समय शासक कौन था? तो महमूद के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। अन्यथा तो देख लेते हैं महमूद गजनवी के साथ तहकीक हिंद के लेखक अलबरूनी, ये पूछ लिया जाता है अलबरूनी किसके काल में थे? तो महमूद गजनवी के साथ जो है किसके लेखक? तहकीक हिंद किसकी? अलबरूनी की। यहाँ से दो फैक्ट आपको मिल जा रहे हैं, अलबरूनी की है, तहकीक हिंद। तो ये अलबरूनी तथा इतिहासकार अरवी तथा बैहाकी भी भारत आए थे। तो अरवी, बैहाकी और अलबरूनी, ये तीनों किसके टाइम के हैं? जो है महमूद गजनवी।
और गजनवी सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। महमूद के आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति था। शाहनाम तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार नहीं था, धन प्राप्ति था। ठीक है। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। तो फिरदौसी भी जो है महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। अब वो देख लेते हैं मोहम्मद बिन गौरी को, मोहम्मद बिन शाम गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। तत्कालीन सिंध की राजधानी क्या थी? अरौर थी। यहाँ से आपको मिल जाता है ये फैक्ट। गौरी जो था प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। तो गौरी का प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? हम पूरी एक लिस्ट अलग से शॉर्ट में भी दे देंगे, आप इसको पढ़ते रहिए। पहले गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ। 1178 में गुजरात के विरुद्ध अभियान किया गया, परंतु चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से गौरी पराजित हुआ। तो किसने हराया था गौरी को? मूलराज द्वितीय ने। ये कौन सा शासक था? चालुक्य। 1179 में पंजाब पर आक्रमण किया, 1179 में पेशावर और 1185 में सियालकोट को जीता। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में जो गौरी हैं पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए। तो मोहम्मद गौरी पराजित हुए हैं इस युद्ध में 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। ये बहुत पूछा जाता है। लेकिन 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था चौहान हारे थे। पहले चौहान जीते थे, फिर दूसरे में हारे थे। तो 1191 में 1192 में लगातार 2 युद्ध हुए, जिसमें पहले चौहान जीते हैं, फिर चौहान हारे हैं। ये याद रखिए। यानी मोहम्मद गौरी दूसरे वाले में जीत गया था। तो 1194 के चंदावर युद्ध में जयचंद गौरी से पराजित हुआ। तो जयचंद से भी ये गौरी ही जीते थे और जयचंद हारे थे। तो 1204 से 5 में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया। तो ये लगातार इनकी विजय हैं। और गौरी का भारत आक्रमण का उद्देश्य था गौर साम्राज्य की सुरक्षा और जो है संपत्ति की वृद्धि। इनका भी वही मकसद था। शुरुआत में इन लोगों का यही मकसद था, गौर साम्राज्य की सुरक्षा, संपत्ति की वृद्धि तथा भारत में इस्लाम का प्रचार। ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली से होने वाले, दिल्ली सल्तनत का नाम दिल्ली क्यों पड़ा, किस तरीके से, तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को दिल्ली सल्तनत की संज्ञा दी गई। क्योंकि जो दिल्ली से होने वाले जो तुर्कों का शासन था, तो वहाँ क्या कहा गया? उसको दिल्ली सल्तनत की संज्ञा दे दी गई। दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को दिल्ली सल्तनत की संज्ञा दी गई। और 13 से 16वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के इतिहास को साधारणतः इसी नाम से पुकारा जाता है। तो 13 से 16वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से। स्रोत क्या है इसके जानने के? सल्तनत के इतिहास संबंधी जानकारी हमें वर्णी, अमीर खुसरो, इमामी, अफीक आदि विद्वानों की कृतियों से मिलती है। तो ये स्रोत भी हैं, साथ ही स्थापत्य कला के नमूने भी हम देख सकते हैं। बहुत सारे स्रोत हैं और लिखित भी हैं, साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोतों के रूप में है, और इन सब की कृतियाँ हैं। तो फरिश्ता तथा बदायूनी की रचनाओं में जो सल्तनत के बाद की हैं, सूफी साहित्य सहित अन्य साहित्य में भी इस काल के विषय में यब तब चर्चाएं मिलती हैं। तो ये इनकी बाद की रचनाएं हैं उसमें भी दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिल जाती है। राजनीति की बात करें, 1206 से 1290 तक उत्तरी भारत के कुछ भागों पर जिन तुर्क शासकों ने शासन किया उन्हें फारसी इतिहासकारों ने मुइज्जी, कुतवी, शमसी तथा बलबनी वर्गों में बांटा है। तो कुछ भागों पर जिन तुर्की शासकों ने शासन किया उन्हें फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा है? 1206 से 1290 तक उत्तरी भारत के कुछ भागों पर जिन तुर्क शासकों ने शासन किया उन्हें फारसी इतिहासकारों ने मुइज्जी, कुतवी, शमसी तथा बलबनी वर्गों में बांटा है। तो जिस तरीके से जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो कुतवी, शमशी, इल्तुतमिश ये शमसी वंश के थे, बलबन जो है बलबनी वर्ग का था। तो इस तरीके से कुछ वर्ग बना दिए गए हैं और उस तरीके से उनका अध्ययन किया जाता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क नहीं था। बलबन ने स्वयं को इलवरी तुर्क कहा है। तो बलबन ने स्वयं को क्या कहा है? इलवरी तुर्क का। हबीबुल्लाह ने आरंभिक तुर्क शासन को मामलुक शासन कहा है। मामलुक का मतलब क्या होता है? दास। दास शब्द से ये मामलुक निकलता है। तो जैसे कि मतलब
इस तरीके से तो हबीबुल्लाह ने आरंभिक तुर्क शासन को क्या कहा है, मामलुक शासन कहा है। अरबी शब्द मामलुक का शाब्दिक अर्थ सैनिक दास होता है, सैनिक दास होता है, ठीक है, नॉर्मल दास नहीं, सैनिक दास। दिल्ली के सुल्तानों के साम्राज्य निर्माण में दक्कन सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुआ। और जो है अगर आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनवी के आक्रमण हम शॉर्ट में अगर देख लेते हैं, 1000 ईस्वी में सीमा राज्य पर किया था, 1000 ईस्वी हिंदूशाही शासक जयपाल था, 1006 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, ये महमूद गजनवी का आक्रमण है, ठीक है। फिर 1008 में इसने हिंदूशाही शासक आनंदपाल पर आक्रमण किया, 1009 में नगरकोट, 14 में थानेश्वर, 18 में कन्नौज, 19 में कालौंजर और 24-25 में सोमनाथ। और 17वां आक्रमण उसका जाटों के विरुद्ध था। तो गुजरात में उसकी अंतिम जो था वो सोमनाथ था। तो इस तरीके से आप याद रखिए उसने 17 आक्रमण किए थे और 17 आक्रमण का ये क्रम है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डीपली जब क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश होती है तो इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण की बात करें तो 1175 में मुल्तान पे किया था, फिर 82 में सिंध, पेशावर, 85 में पंजाब, 1186 में लाहौर, 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध, 92 में द्वितीय युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध, इस तरीके से मिलाने को आ जाते हैं, ये युद्धों का क्रम पूछ लिया जाता है। 1204-5 में बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल विजय और 1205 में खोखरों की पराजय। तो ये थे कुछ उनके विजय अभियान, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हर एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पूरा वीडियो 1 या 2 बार देख लीजिए, सारे फैक्ट तैयार हो जाएंगे। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण बम्बई के निकट, जैसे भारत पर अरब आक्रमण से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, ये भी देख लीजिए। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा के समय 636 ईस्वी में हुआ था। और 664 ईस्वी के बाद 664 ईस्वी में अल मुहल्लब तथा उसके बाद अब्दुल्ला ने असफल आक्रमण किए। इब्न अल अहीदल बेहट्टी के हमले में मकरान अरबों के हाथ आ गए। इसके साथ ही सिंध की विजय का द्वार खुल गया। तो अंततः मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में देवल के रास्ते से सिंध को जीतने में सफल रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम का कब हुआ था अभियान? 712 ईस्वी में देवल के रास्ते सिंध को जीतने में सफल रहा था। और बुलजरे हेग के अनुसार अरबों तथा सिंध के संघर्ष का मुख्य कारण ये था कि सिंध के राजा ने अरबों के उन जहाज़ों की क्षतिपूर्ति नहीं की थी जिन्हें सिंध के समुद्री तट के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। इस लूट की क्षतिपूर्ति सिंध के राजा द्वारा ना दिए जाने के कारण ही अरबों ने आक्रमण किया था। तो ये भी कारण बताया जाता है। मोहम्मद कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके उसकी राजधानी आरौर को विजित कर लिया। तो ये भी याद रखिए। अरबों को मुल्तान से इतना धन मिला कि उसका नाम स्वर्णनगर रख दिया। अरबों के सिंध आक्रमण का एक उद्देश्य ये भी था कि भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, क्योंकि एक मुख्य कारण यही था स्पेशली कि भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। और उन्होंने यहाँ के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तो कुछ कारण भी जान लिए, यहाँ सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने जाने। और इसके साथ ही आप लोग इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिल जाते हैं। और चैनल पर बने रहिए, हम लगातार तैयारी को और तेज़ करने वाले हैं। ये वीडियो आपको हर एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ख़ास है। तो बस थोड़ा सपोर्ट कर दिया करिए, थोड़ा सा मतलब इन वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।